हेलो फ्रेंड्स, अगेन दिस इज बॉय के। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी हैं, फॉर एग्जांपल रिपल, डैश, डॉज कॉइन और आजकल बिटकॉइन भी बहुत फेमस है। आज की इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे और समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। जैसे नॉर्मल करेंसी होती है, इंडिया में इंडियन रुपी चलता है और यूएस में यूएस डॉलर चलता है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी चलती है। इसे 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। अब ये इंसान कौन है, कहाँ से है, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, मगर एक थ्योरी है और कई थ्योरिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि इसे 4 कंपनीज ने मिलकर बनाया है: सैमसंग, टोशिबा, नाकामिची और मोटोरोला। जो ट्रेडिशनल करेंसीज़ होती हैं वो होती तो हैं कागज़ का टुकड़ा, मगर फिर भी उनकी एक अपनी खुद की वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें गवर्नर के साइन होते हैं और उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। और जो ट्रेडिशनल करेंसीज़ की पॉलिसी होती है वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में होती है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई और यूएस में सेंट्रल बैंक। अब बिटकॉइन के फंडामेंटल्स को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने घर में काम करके एक पत्थर बनाते हो और आसपास के गांव में सबको ले जाकर दिखाते हो वो पत्थर, और सबको कन्विंस कर लेते हो कि हाँ भाई इस पत्थर की एक वैल्यू है, और फिर आप सब लोग मान लेते हो कि हाँ भाई सचमुच में इस पत्थर की एक वैल्यू है। और गांव के लोग आपके पास आते हैं और आपको नॉर्मल करेंसी देते हैं, और उसके बदले में आप उनको वो पत्थर दे देते हो। जो जितनी करेंसी लाता है उसको आप उतने पत्थर देते हो। अब टाइम ऐसा आ गया है कि लोग आसपास की दुकानों में नॉर्मल करेंसी से भी पेमेंट करते हैं और उस पत्थर से भी पेमेंट करते हैं, मगर क्रिप्टो करेंसी हमारे आपके या किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती। इसके हर एक मूवमेंट की प्राइस सप्लाई और डिमांड पर ही होती है, और शायद इसीलिए ये इतनी वॉलेटाइल है। मगर ट्रेडिशनल करेंसी में अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो वो हमेशा 200 रुपये ही रहेंगे, क्योंकि उस पर आरबीआई का स्टैंप है। मगर क्रिप्टो करेंसी में किसी का कंट्रोल नहीं होता है। इनकी कीमत, जैसे कि मैंने बताया, डिमांड और सप्लाई पर ही होती है। बिटकॉइन की अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आपने बस खुद ही माना है कि हाँ भाई उसकी एक वैल्यू है। और वहीं ट्रेडिशनल करेंसी को बाकायदा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और इसी वजह से उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और इसी वजह से बिटकॉइन कल को ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन हो सकता है ज़ीरो हो जाए बिटकॉइन, मगर करेंसी कभी ज़ीरो नहीं होगी। अब इस कहानी में बिटकॉइन वो पत्थर है और आप वो कंप्यूटर हो जो डिमांड के हिसाब से बिटकॉइन सप्लाई करते हो, और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको माइनर बोलेंगे। और बिटकॉइन बनाने के प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि माइनर कंप्यूटर्स जितना चाहें उतने बिटकॉइन छाप सकते हैं, उतने बिटकॉइन बना सकते हैं। ये सब सुपर कंप्यूटर्स द्वारा एक कंट्रोल्ड वे में ही होता है। अब तो आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर अब समझते हैं कि बिटकॉइन सेफ़ है या नहीं। एक्चुअली एक रूल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में पर डे का ±30% फ्लक्चुएशन हो तब उसे हाईली अनसेफ माना जाता है, और बिटकॉइन में तो हमें पर डे का 70% तक का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना फ्लक्चुएशन हो कैसे जाता है, तो भाई इसका कोई फंडामेंटल तो है नहीं। कभी भी किसी ने भी चाह लिया तो इसकी सेलिंग हो जाएगी, कभी भी अगर किसी ने भी चाह लिया तो इसकी परचेजिंग हो जाएगी। जैसे कि अभी इलॉन मस्क भाई साहब ने ट्वीट किया डॉज कॉइन, तो भाई डॉज कॉइन बिल्कुल ज़मीन से आसमान पहुँच गया। और वैसे ही अगर किसी भी दिन मार्केट में सेलिंग की हवा चली तो धड़ाम से प्राइस नीचे आ जाएगा। तब तो आप ये कहोगे कि भाई ऐसा तो बहुत सी कंपनीज के साथ हुआ है कि उनके प्राइसेस नीचे आए हैं। मगर जब भी किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आते हैं तब उससे कंपनी के सिर्फ मार्केट वैल्यू पर ही फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल ईयर 2000 में जब .com बबल बस्ट हुआ तब गूगल, अमेजॉन जैसी कई कंपनीज के शेयर प्राइस ऑलमोस्ट नील हो गए, मगर कंपनीज एक्चुअल में थी और एक्चुअल में वो कंपनीज अपनी सर्विसेज दे रही थी। इसी वजह से उनके शेयर प्राइस बाद में भी बढ़ गए। और यही चीज़ ईयर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखी गई थी। भाई पूरी दुनिया रियल एस्टेट के क्राइसिस में थी, मगर फिर भी ज़मीन तो ज़मीन, बिल्डिंग जो है वो तो बिल्डिंग ही है, लोग तो बिल्डिंगों में रहेंगे ही। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ की अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और इसी वजह से आज धीरे धीरे रियल एस्टेट पटरी पर आ गया है। अब अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा किसी और वीडियो में। मगर बिटकॉइन अगर कभी भी गिरता है तो फंडामेंटल बेस या बिजनेस मॉडल ना होने की वजह से बिटकॉइन प्राइस को सिर्फ उसकी डिमांड ही पुल कर सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि भाई हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो भाई इसका एक सीधा सा जवाब है, अगर आप अपने पूरे पैसे का एक सेक्शन एक जगह लगाते हो और उसको गंवा देते हो और उसके बाद आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तब आप भाई बिटकॉइन में लगा सकते हो। इसमें क्या, आप किसी भी प्रकार की किसी भी क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हो, अदरवाइज़ इससे दूर ही रहो। अच्छा, एक और सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी को लेकर इतना हार्श क्यों है। भाई इसका सीधा सा जवाब है कि इससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इंडिया को तो भाई 50% का प्रॉफिट होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि गवर्नमेंट का कितना लॉस होता होगा। और एक बात और कि भाई इसमें कोई रिकॉर्ड वगैरह तो होता नहीं, तो इसीलिए टेररिस्ट वगैरह भी इसी का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। और डार्क वेब में भाई इसका बहुत लंबा चौड़ा यूज़ है, कभी हम इसको अलग वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।